हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम अर्थात पैरामीशियम में पाचन, पोषण। तो देखिए, इसके लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप समझ में आएगा कि कैसा क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पैरामीशियम की हम संरचना की बात करें तो देखिए, इस पैरामीशियम की जो संरचना है बेटा, वो कैसी होती है? चप्पल के आकार की। कैसी होती है? चलिए इधर ही नाम रख लेंगे। कैसी होती है? चप्पल के आकार की। चलिए ये देखिए, यहाँ पर संरचना बन गई। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ये क्या होता है बताइए? ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है सीलिया। ये क्या हो जाएंगे? सीलिया। ये चलिए मैं ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका रह जाता है सीलिया। ये आपका ये सीलिया रहते हैं इस पर। ये देखिए, ये सीलिया मैंने बना दिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या होता है? यहीं पर ये आपका ये इस तरीके से ये साइटोस्टोम होता है। ये क्या होता है? साइटोस्टोम। कोशिका मुख। क्या होगा? कोशिका मुख। तो यहीं से क्या हो जाता है? ये देखिए ये आपका फूड वैक्यूल। ये आपका बन जाएगा फूड वैक्यूल। मुख के द्वारा ही ये क्या करेगा बेटा? ये देखिए, ये यहाँ से ये आपका आएगा। चलिए ज़रा थोड़ा सा ये निकाल ही लें। ये बन गई। ये आपका फूड वैक्यूल बन गया। ये फूड वैक्यूल, इस तरीके से आपका फूड वैक्यूल। अब ये आपका ये फूड वैक्यूल, और उसके बाद ये चलिए यहाँ पर ये चलिए इसको देखिए कैसे कैसे क्या है। तो इसमें है क्या क्या चीज़, तो चलिए नाम रख देते हैं इसका। यहाँ पर एक तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, यहाँ पर भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये जिसे बोलते हैं सीबी, जो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, जल संतुलन का कार्य करती है। ये देखिए, ये हो गया आपका सीलिया, ठीक है। ये हो गया आपका पेलिकल, और ये हो गया आपका सीबी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखिए यहाँ पर इसी में ही क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो ये आपका रहता है, चलिए साइटोप्लाज्म, ये आपका हो जाता है एक्टोप्लाज्म, और ये हो जाता है एंडोप्लाज्म। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। एक्टोप्लाज्म कहाँ होगा? बाहर होगा। और ये हो जाता है आपका एंडोप्लाज्म, और ये बेटा आपका रहता है साइटोस्टोम। कोशिका मुख जिसे बोलते हैं, कोशिका का मुख, ये ठीक है। और हम बात करें, देखिए ये आपका बन जाता है फूड वैक्यूल। ये बन गया फूड वैक्यूल, ये बन गया। अब देखिए फूड वैक्यूल बनने के बाद अब क्या होगा? फूड वैक्यूल जब बन गया तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसमें बेटा फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा? देखिए ये हो गया इंजेक्शन। ये पहला स्टेप क्या होगा? इंजेक्शन। ये यहाँ पर आप समझिएगा,
ये इंजेशन। अब देखिए यहाँ पर पाचक एंजाइम आएंगे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बोलिए, डाइजेशन। नंबर 2 स्टेप, ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेप हो गया। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, विसरण विधि द्वारा क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो भोज्य पदार्थ है ये क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या है, इसमें जो बन रहा है ये क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये नंबर कौन सा हो गया, स्टेप नंबर 3। ये कौन सा स्टेप हो गया, नंबर 3, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा इस तरीके से एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन हो गया। नंबर 4 स्टेप, ये 4 स्टेप हो गया आपका एसिमिलेशन। और देखिए बाहर कैसे निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, चलिए अपशिष्ट पदार्थ मैं काले रंग से दिखा देता हूँ बेटा। ये देखिए काले रंग से मैं दिखा रहा हूँ। अब ये कैसे निकालेगा ये अपशिष्ट पदार्थ, देखिए यहीं से ये इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ऐसे करके, ये अंदर ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, तो देखिए ये थोड़ा धीरे धीरे अपनी आकार को ऐसे करके समेटेगा। अब और समेटेगा इस तरीके से, और समेटेगा। अब इसे क्या करेगा, बाहर की ओर फेंक देगा, ये सब बाहर निकाल देगा। ये क्या हो गया, नंबर 5 स्टेप। नंबर 5 स्टेप देखिए, ये हुई आपकी इजेशन। चलिए 5 लिख देते हैं, नंबर 5 स्टेप। तो शायद आपकी समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप आपका हो गया, नंबर 4 स्टेप हो गया, नंबर 5 स्टेप हो गया। ये है बस। तो अमीबा की तरह ही है सेम बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पर ये पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है, ताजे जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, झील, झरने, पोखर में पाया जाता है। पैरामीशियम की बाहर कला पेलिकल की बनी हुई होती है। इस पर क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं असंख्य संख्या में, जिसे क्या कहते हैं, पक्षमा भी कहते हैं, रोम भी कहते हैं, सीलिया भी। तो ये सीलिया है। पैरामीशियम का आकार कैसा है, चप्पल के आकार का होता है, या जो पैर का तलवा होता है उसके आकार का होता है, इसलिए इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं, या स्लीपर एनिमली क्यूल भी कहते हैं। पैरामीशियम पक्षमाव या सीलिया के द्वारा क्या करता है, गति करता है। अब देखिए बेटा भोजन ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ये भोजन कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका बेटा भोजन है, ये भोजन है, ठीक है। अब ये वाटर करंट के द्वारा जैसे जल एंटर करेगा इसमें, ये जल एंटर करेगा इसमें इस तरीके से, तो ये भी एंटर कर जाता है, ये भी एंटर कर जाएगा क्या, फूड, ये भी एंटर कर गया। अब क्या इसके अंदर देखिए ये क्या है, सीलिया, ये भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ऐसे करके, तो इसको फूड को और आगे बढ़ा रहे हैं। फूड कहाँ बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से और आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से और आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, अब इसके बाद गलट होता है, ये यहाँ पर एक तरीके से ईसोफेगस जैसे होता है, या गलट होगा तो ये क्या करेगा, खाद्य धानी का रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, जल की मात्रा भी रहती है। अब ये फूड वेहिकल बन गया, बस आगे की ओर जाएगा। पहले क्या रहता है, अम्लीय रहता है, फिर इसके बाद क्षारीय रहता है, बस डाइजेशन हो जाता है। पहले क्या होगा, एसिडिक मीडियम रहता है, अम्लीय, इसके बाद क्षारीय, बस पाचन। ये पहले क्या होता है, चलिए काले से लिख देते हैं, पहले क्या होगा, अम्लीय, इसके बाद ये क्षारीय हो जाता है, क्षार, अम्ल और क्षार, इसके बाद ये डाइजेशन। तो मैं बताऊं यहाँ पर 5 स्टेप, अब इसको अपने आप लिखिएगा। 5 स्टेप कौन कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। देखिए मैं वैसे करा सकता हूँ इसको, लेकिन इसको क्या है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, अपने अनुसार लिखना है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए कैसे क्या लिखना है। सबसे पहली हेडिंग में क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, साइटोस्टोम होता है, कोशिका मुख होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जल अंदर की ओर प्रवेश करता है। उसमें सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, जिस कारण जल के द्वारा भोज्य पदार्थ भी अंदर मुख के द्वारा
पैरामीशियम में अंतर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इस क्रिया को क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे, इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन में क्या लिखना है, देखिए डाइजेशन में क्या है, अंतर्ग्रहण के द्वारा जब पैरामीशियम में फूड वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल बन जाने के बाद इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम मिलाए जाते हैं। पाचक एंजाइम मिलाने के बाद इसका क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, कौन सा, आघुलनशील भोज्य पदार्थ को, जटिल आघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करके कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसे अम्लीय किया जाता है, इसके बाद क्षारीय किया जाता है। बस यही तो है, इस प्रकार से पाचन हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ, देखिए नंबर 3 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। अब क्या एब्जॉर्प्शन में देखिए क्या हो जाता है, इस क्रिया में क्या होगा, जो पचित घुलनशील भोज्य पदार्थ होता है वो विसरण विधि के द्वारा पैरामीशियम में, विसरण विधि के द्वारा साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में विसरित हो जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्वांगीकरण में क्या होता है, अब देखिए एक कोश की है, अब अपने अंदर तो कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, और जैसे जीव द्रव्य बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन एक कोश का है। तो देखिए स्वांगीकरण में क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य क्या करता है, पूरे के पूरे पैरामीशियम में विसरित हो जाता है, जिससे क्या है, फिर जीव द्रव्य की मात्रा पैरामीशियम में बढ़ जाती है। पैरामीशियम में जब जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या करता है, कोश जो पैरामीशियम है उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और एनर्जी भी रिलीज होता है। इसी से एनर्जी भी रिलीज होता है, जिससे क्या करता है, इस एनर्जी से ये क्या करता है, सीलिया, ये देख रहे हैं आप, ये सीलिया ये गति करेगा इस तरीके से, ये सीलिया मूवमेंट करेंगे इसके, ये सीलिया के द्वारा ही ये क्या करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और भोजन को भी ग्रहण करता है। इसमें देखिए केंद्रक मैंने नहीं बनाए, तो इसमें 2 केंद्रक भी होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। इस तरीके से इसमें 2 केंद्रक भी होते हैं। एन का मतलब न्यूक्लियस और ये भी एन न्यूक्लियस। तो ये है आपका मैक्रो, मतलब होता है बेटा बड़ा या दीर्घ, और ये लघु, दीर्घ केंद्रक और लघु केंद्रक। मैक्रो माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिएगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम मनुष्य, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो आज तक तो इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। देखिए इसमें पाचन बिल्कुल अमीबा की ही तरह है, सेम। तो मैं बात करूं, स्ट्रक्चर हमने देख ही ली थी। तो इसमें देखिए अब कैसे क्या है, इसमें होता क्या है, देखिए 5 स्टेप कौन कौन सी हैं, वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। तो देखिए सबसे पहले करता क्या है ये, सबसे पहले क्या करेगा, कौन सी स्टेप आएगी, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। देखिए इंजेशन में होगा क्या, यहाँ से क्या होगा, वाटर करंट क्या करेगा, अंदर पहुँचेगा। यहाँ से आपको पता होगा ये तो जल में होगा ना, ये आपने देखा होगा, ये किस में होगा, जल में होगा। ये इस तरीके से जब जल में होगा तो बेटा क्या होगा, जल प्रवेश करेगा इसकी बॉडी में, एंटर करेगा। देखिए ये सीलिया के द्वारा, यहाँ पे सीलिया, ये सीलिया है या सीलिया बोलते हैं, पक्षमाप भी बोलते हैं, रोम भी बोलते हैं। तो ये बेटा अंदर क्या करेगा, वाटर करंट को अंदर फ्लो करवाएगा। तो ये कराता है कोशिका मुख, साइटोस्टोम। साइटो मीन्स होता है सेल, स्टोम मीन्स होता है माउथ, सेल का माउथ। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, जल के धारा के साथ में ही ये क्या करेगा, एंटर करेगा फूड मटेरियल। ये जल की धारा के साथ में ही फूड मटेरियल एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये खाद्यधानी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, खाद्यधानी। अब ये खाद्यधानी तक इसमें देख लीजिएगा, पैरामीशियम सीलिया के द्वारा गति करता है। अब सीलिया के द्वारा ही जल कोशिका मुख में प्रवेश करता है। जल के साथ ही सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, इसमें इसके जीव द्रव्य में पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाने के बाद क्या है, ये जो भोज्य पदार्थ होता है, सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो भोजन के रूप में वो ग्रहण कर रहा है, वो खाद्यदानी में पैक हो जाते हैं। बस इतना ही है, यहाँ पर इतना ही याद करना है।
तो अंतर्ग्रहण हो गया। जैसे हमने क्या करते हैं, थाली से आप खाना उठा के इस तरीके मुंह में देते हैं, ऐसे ये कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, दूसरा स्टेप आ जाता है पाचन। पाचन बेटा वो भी बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया, अब दूसरा स्टेप यहाँ पर आते हैं। तो देखिए पाचन, अब आपने देखा होगा खाना लेने के बाद क्या है, माउथ से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से देखिए जैसे खाद्यधानी बन जाती है तो उसमें क्या होता है, एंजाइम आने लगते हैं, पाचक एंजाइम। जब पाचक एंजाइम आने लगते हैं तो ये जितने भी उसमें भोज्य पदार्थ होता है प्लस जल भी होता है, क्योंकि उसमें क्या है, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील बनाना है, वरना जल नहीं होगा तो क्या है, घुलेगा नहीं। तो जल इसीलिए खाद्यधानी में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए अम्लीय, पहले खाद्यधानी में क्या होता है, अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल मिलाने के बाद उसको डिकम्पोज कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है सरल और घुलनशील पदार्थों में। इसके बाद क्या किया जाता है, क्षारीय। इसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है अम्ल फिर क्षार, इसमें क्या मिलाया जाएगा, अम्ल मिलाया जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, अब इसमें अम्ल मिला दिया जाएगा, अम्ल के बाद इसमें क्षार मिला दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी भोज्य पदार्थ है वो सरल घुलनशील पदार्थ में टूट जाता है। देखिए यही चीज़ लिखा है, जब भोज्य पदार्थ खाद्यधानी में संचय हो जाता है तब खाद्यधानी में पाचक एंजाइम मिलाए जाते हैं, जैसे घुलनशील जटिल भोज्य पदार्थ अघुलनशील जटिल भोज्य पदार्थ घुलनशील सरल पदार्थ में बदल जाता है। खाद्यधानी में पहले अम्लीय एंजाइम मिलाए जाते हैं, इसके बाद क्षारीय एंजाइम मिलाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए नंबर 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पर जो पाचन, जो घुलनशील पदार्थ हैं, जो यहाँ पर घुलनशील पदार्थ सरल बन चुके हैं, सरल घुलनशील पदार्थ बन चुके हैं, ये क्या होगा, विसरण द्वारा हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, वो क्या करेगा, मूव करेगा। ये अब देखिए यहाँ पर बस वही आपको अवशोषण याद रखना है। पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद घुलनशील और सरल पदार्थ को क्या है, विसरण विधि द्वारा पैरामीशियम के जीव द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ से सीधा का सीधा ये क्या है, अवशोषण हो रहा है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए नंबर 3 के बाद आती है 4 स्टेप, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन आपको मैंने बताया भी था इस तरीके से। अब क्या है, इसमें भी एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, जब ये विसरण हो रहा है इसमें जीव द्रव्य में, जब विसरण हो रहा है, यहाँ से ये विसरित हो रहा है, ये इस तरीके पूरे में फैल जाएगा, तो जीव द्रव्य की क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे इसका क्या है, आकार बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, जिससे विभाजन करेगा प्लस इससे ऊर्जा भी बनती है। भोज्य पदार्थ से क्या होगा, ऊर्जा भी बनेगी। इससे सीलिया क्या करेंगे, ये सीलिया क्या करेंगे, ये गति करेंगे इस तरीके से। तो ये मूवमेंट करेगा, तालाब में घूमेगा, इधर उधर घूमेगा और क्या करेगा, तलाश करेगा किसकी, खाने की तलाश करेगा। तो उसे क्या करेगा, अंदर कर लेगा खाने को। तो इस तरीके से ये सारी की प्रक्रियाएं करने लगेगा। तो देखिए पचे हुए भोज्य पदार्थ को पैरामीशियम के जीव द्रव्य के साथ आत्मसात कर लिया जाता है। जीव द्रव्य के साथ आत्मसात का मतलब है उसी में घोल लिया जाता है। फिर उससे क्या बनता है, उससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है और प्लस मैं बात करूँ तो वृद्धि कर देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा, पैरामीशियम गति के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचता है और भोजन को ग्रहण भी करता है। और इसके बाद आ जाता है स्वांगीकरण, ये 5वां स्टेप। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5वें स्टेप में क्या है, अब जो भोज्य पदार्थ है उसमें कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं हैं। अब पैरामीशियम पचेंगे नहीं, जब पचेंगे नहीं बेटा तो उन्हें क्या होगा, शरीर से बाहर निकालना ही जरूरी है। अगर शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, विषाक्त हो जाएंगे, विष पॉइजन क्रिएट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी जितनी भी है, क्रियाकलाप जितनी है वो बाधित हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, एकत्रित करता रहता है और अपनी त्वचा या पेलिकल के द्वारा ही उसको कलेक्ट करके बाहर की ओर फेंक देता है इस तरीके से। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। देखिए पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ अपाच्य भोजन शेष बचता है, जिसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। पैरामीशियम कोशिका कला पेलिकल की सहायता से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से 5 कंप्लीट होती हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1 पहले हमने अमीबा की बात की थी, इसके बाद पैरामीशियम की बात की, अब हम बात करेंगे मनुष्य। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग तो बात करेंगे। तो पूरा का पूरा इसमें पूरा देखिए मुख से शुरू करेंगे, मुख, फिर इस तरीके से मुख के बाद यहाँ पर आ जाता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आपका ईसोफेगस,
इस वजह से बाद आपका आ जाएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम के द्वारा हम एक्सप्लेन, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन। देखिए यहाँ पर मनुष्य में पाचन हमने 3 जीवों में पाचन करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 में जैसे हमने सबसे पहले अमीबा में देख लिया, पैरामीशियम में देख लिया, अब बात आती है मनुष्य में पाचन। तो बिल्कुल सेम है। अभी हम क्या करेंगे, डिटेल से अंदर नहीं जा रहे हैं, केवल क्या पढ़ना है, केवल 5 प्रक्रियाएं पढ़ना है, क्या क्या करेगा। जिस तरीके से अभी जैसे हम कहते हैं ना बाल की खाल देखना, बाल की खाल नहीं देख रहे हैं इस समय, केवल बाल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करें, सबसे पहले 5 स्टेप होंगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो देखिए कैसे क्या है इसमें, मैं भी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन। जब मनुष्य या ह्यूमन बीइंग या मैं समझ लीजिए, मैं जब मनुष्य हाथ के द्वारा भोजन को मुख में अंदर ले जाता है या मुख में पहुंचाता है, तब इस क्रिया को ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं, या तब इस क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। देखिए मनुष्य एक बहुकोषीय प्राणी है, मनुष्य में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख होता है। जब भोजन को हाथों की सहायता से मुख में पहुंचाया जाता है, तब इस क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डाइजेशन आ गया, मैंने बताया भी था इस तरीके से। कौन सी स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, क्या नाम है, और ये 5 याद कराइए मैंने। अरविंद आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से, हैं, पढ़ा करो, ठीक है। राजीव आप भी ध्यान से, अभी कॉपी भी देखूंगा मैं आपकी। हसन आप बिल्कुल वास्तव में ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। शाकिर चलो क्या कर रहे हो, हैं, देखो देखो पीछे क्या बना रहे हो कॉपी में, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है तुम्हारा, है, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पाचन। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, आरनाल में संपन्न होती है। तो देखिए इसमें परिभाषा ही हो जाती है, जब जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या है, भौतिक और रासायनिक, भौतिक का मतलब क्या है, फिजिकली दांतों के द्वारा उसे तोड़ा जाएगा भौतिक, और रासायनिक का मतलब उसमें एंजाइम मिलाए जाएंगे। तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जब उसे सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन, डाइजेशन, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, ये भी बहुत सरल है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, ये हो गया, अब ये सूक्ष्मांकुर, रसांकुर, बेलाई कहाँ है, आंत में, इंटेस्टाइन में। बकरे की आंत मैं आपको काट के दिखाऊंगा एक दिन, मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, बकरे की आंत को काटूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि सूक्ष्मांकुर कैसे होते हैं। एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा इसके लिए। इसी प्रकार से बकरे की आंख को मैं काट के दिखाऊंगा, बकरे के हृदय को काट के दिखाऊंगा। 3 वीडियोज़ मैं अलग अलग बनाऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए अब यहां पर आते हैं अवशोषण। जो पचित भोज्य पदार्थ होता है वो आहारनाल में उपस्थित रसांकुर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाती हैं। अवशोषित करने के बाद उसे क्या किया जाता है, रुधिर के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। पूरे शरीर में क्या होगा, पहुंचा दिया जाएगा। उसको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बिल्कुल एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ना है। फिर एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब भी बहुत सरल है। अब क्या होता है, देखिए जब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हर एक अंग में पहुंचा दिया गया, अब जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, केशिकाएँ या ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएँ जो नलियाँ होती हैं, वही केवल क्या करती हैं, कोशिका के अंदर घुसती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से देखते हैं, जब भोज्य पदार्थ को कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में पहुंचा दिया जाता है, तब इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं।
या और उस जीव द्रव्य के साथ में आत्मसात, आत्मसात का मतलब है उसी में विलीन हो जाता है, उसी में जैसे मानो जैसे बिल्कुल रम गया हो, उसी में मिल गया हो, और आप पहचान नहीं सकते ये बाहर से आया है या ये अंदर से है। जैसे आप देखिए दूध में पानी मिला दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसा है, अरे पानी इसमें मिला हुआ है, अलग नहीं कर सकते आप, बिल्कुल मिल जाता है। दूध और पानी जैसे मिल जाता है, इसी प्रकार से जो भोज्य पदार्थ होता है वो आपका ये कोशिका में स्वांगीकरण के द्वारा जब उसमें एंटर करता है कोशिका में तो वो भी मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर अवशोषण, स्वांगीकरण। अब देखिए स्वांगीकरण के ही कारण क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में क्या है, जीव द्रव्य बढ़ जाता है। जब जीव द्रव्य बढ़ जाता है तो कोशिका तैयार हो जाती है कोशिका विभाजन करने के लिए, और जब विभाजन करती है तो इस तरीके से हम देखिए छोटे से थे इतने बड़े, फिर और बड़े और बड़े, इस तरीके बढ़ते रहते हैं। बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं और गुणन कर रही हैं, तो इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाथी देखिए कितना बड़ा हो जाता है, वो भी वृद्धि के ही कारण होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर इजेशन, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, ये भी बहुत सरल है बेटा। देखिए कैसे क्या है, बहिक्षेपण, मल विसर्जन। अब देखिए जब हमारी आंतों में क्या होता है, जो भी पोषक पदार्थ है वो तो एब्जॉर्ब कर लिए, सब कोशिकाओं में पहुंचा दिया। अब कुछ ना कुछ ऐसा चीज रह जाता है जो क्या है, अपशिष्ट, व्यर्थ, बिल्कुल मल के रूप में जो हमारी आहार नाल में रह जाता है, उसे मलाशय में एकत्रित कर दिया जाता है। मलाशय में एकत्रित करने के बाद उसे समय समय पर क्या किया जाता है, ये पॉटी के रूप में बाहर निकाल के आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, नहीं आते हैं, तो इसी को कहते हैं मल विसर्जन, इजेशन। या हमारे शरीर में अपशिष्ट भोज्य पदार्थ, व्यर्थ भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही मल विसर्जन, बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और आप बेटा ये क्या करिएगा, ये एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए ये डायग्राम के द्वारा, चलिए मैं डायग्राम देखिए यहाँ पर किधर बनाऊं, चलिए यहाँ पर बना देता हूँ, ये हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम बनाता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ से इस तरीके से आहार नाल आएगी मुख से, ये अमाशय, ये अमाशय के बाद ये आपका हो जाता है बेटा छोटी आंत, ये आपका हो जाता है बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत, अब बेटा ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत मैं बना रहा हूँ, और यहीं पर आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ये मलाशय और मलद्वार, और ये आपका आता है इस तरीके से ये छोटी आंत, ये देखिए आपका छोटी आंत, ये आई, ये छोटी आंत इसमें बड़ी आंत में खुल जाती है। तो देखिए बेटा होता क्या है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप इंजेक्शन, ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखिए ये नंबर 1 क्या है यहाँ पर, अब आपको दिमाग लगाना है इसमें, नंबर 1 पे कौन सा हेडिंग आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हाथों के द्वारा भोजन को मुख में ले जाएगा, तो इसको ही क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। अब देखिए मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। नंबर 3 क्या हो जाएगा, नंबर 2 ये पाचन, नंबर 2 क्या हो जाएगा, पाचन। अब देखिए पाचन, अब इसमें क्या होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर, रसांकुर, इसमें ये क्या होते हैं, बिलाई, क्या होते हैं, बिलाई होते हैं। रसांकुर ये क्या करते हैं, ये पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 हो जाएगा, चलिए यहीं पर बना देते हैं,
और इसमें देखिए यहाँ पर, चलिए ये आपका हो गया नंबर 3। क्या हो गया? अवशोषण। अवशोषण कर लिया जाएगा सारे भोज्य पदार्थ। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब क्या है? देखिए बेटा, ये स्वांगीकरण का मतलब है अब रुधिर के द्वारा हर एक में अंग में पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है? कोशिका है। कौन सी कोशिका होगी? जंतु कोशिका। अब केंद्रक होगा। अब देखिए जंतु कोशिका में क्या होगा, जंतु कोशिका में मैं बताऊं आपके लिए, तो बेटा इसमें देखिए क्या रहता है। जंतु कोशिका में आपका ये ब्लड कैपिलरीज एंटर करेंगी इस तरीके से, जिसे बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ। ये ब्लड कैपिलरी ये क्या करेंगी? इस भोज्य पदार्थ को इसमें पहुंचा देंगी और ये जीव द्रव्य के साथ मिल जाएगा। ये एक कोशिका दिखाई है मैंने, जंतु कोशिका, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर इसमें आप देखेंगे ये आत्मसात हो जाएगा, ये जीव द्रव्य। अब जब जीव द्रव्य आत्मसात हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी को क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। ये नंबर आपका हो गया। चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, नंबर 4, या यहाँ पर बना देता मैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने बना दिया नंबर 4। चलिए थोड़ा सा क्रम से रखते हैं तो यहाँ पर बना देते हैं। मान लीजिए ये लेग होगा इस तरीके से, ये पैर होगा, तो पैर में भी क्या है? कोशिकाएं होंगी, ये ठीक है, इस तरीके से कोशिकाएं होंगी। ये मैंने चलिए जंतु कोशिका बनाई, जंतु कोशिका में केंद्रक हो जाएगा और इसमें क्या जाएगा? वही रुधिर केशिकाएं, केशिका नलियाँ। ये अब ये क्या करेंगी? ये नलियाँ जाएंगी तो ये क्या करेंगी? भोज्य पदार्थ को कोशिका के अंदर पहुंचा देंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? नंबर आपका आ जाएगा 4। चलिए, और नंबर 5 मलाशय में क्या होता है? मल एकत्रित हो जाता है, जिसको क्या किया जाता है? समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? मल के द्वारा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा चित्र ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये और ये और ये ठीक है, और नंबर ये यहाँ पर था 3। ठीक, ऐसे करके ये पूरा का पूरा डाइजेशन यहाँ से हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। ये देख रहे हैं? समझ में आया? बिल्कुल सब कुछ लिखा भी है मैंने, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसमें भी मैंने समझा दिया। देखिए यहाँ पर क्या है? मुख्य द्वार अंदर जाएगा, पाचन क्रिया होगी, अवशोषण होगा, छोटी आंत में अवशोषण होने के बाद जो अब देखिए भोज अवशोषण के बाद ये सब कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा। इसका हर एक शरीर के प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में भोज्य पदार्थ पहुंचा दिया जाएगा, तो इसको ही स्वांगीकरण कहेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, ये मलाशय है। मलाशय में क्या है? मल एकत्रित हो जाएगा। बस इतना है, हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या जो भी आपकी परिवार में या रिश्तेदार में कोई भी बच्चा 9th-10th में है तो उसको आप ये लिंक भेजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके और वह बच्चा भारत देश का एक अच्छा नागरिक बन सके और वह देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को भी आगे बढ़ाए। तो आज तक तो इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? थैंक्स।